हम सिर्फ अपना घर ही नहीं पूरा देश चलाते हैं। हम किसान हैं साहब, मिट्टी का कर्ज चुकाते हैं। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, आप और हम जो सेब खाते हैं वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने से आए, उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत छुपी है। आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आज का हमारा विषय है सेब के पौधों का रोपण और प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर जगदीश वर्मा। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे जैसे कि आज का हमारा विषय है सेब के पौधों का रोपण और प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि सेब के पौधों के जो रोपण की हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी। सबसे उत्तम मिट्टी किसे माना गया है और सेब के पौधों के रोपण के लिए? सोनिका जी, जैसा कि आपने बताया, जो भी कुछ उगता है, चाहे वो फसल है चाहे वो फल है, ये धरती पर ही उगता है। उसमें मिट्टी का एक अहम रोल रहता है। अब सीधी सी बात सेब की है, वैसे तो जो भी दोमट मिट्टी है वो फल उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी गई है, परंतु विशेष करके जिसका पीएच 5.5 और 6.5 के मध्य में हो, वो सेब की बागवानी के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। जी, जैसे कि आपने बताया कि मिट्टी का लेवल की हमने जो है 5 से 6 लेवल के बारे में बात की कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी गई है जी। उसी के साथ एक समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेब के पौधों के रोपण के लिए जैसे हर फसल का जो है अलग अलग समय पे उगाया जाता है जी। उसी तरह जो है सेब के पौधों का भी जो रोपण किया जाता है वो अलग अलग समय पे किया जाता है। तो सबसे अच्छा समय जो है सेब के पौधे के रोपण करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? सोनिका जी, इसका सीधा सा उत्तर ये है कि हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में बरसात के ऋतु में तथा सर्द ऋतु में फल पौधों का रोपण होता है। जो भी सदाबहार फल पौधे हैं वो बरसात के दिनों में रोपे जाते हैं और जो भी पर्णपाती पौधे हैं वो सर्द ऋतु में रोपे जाते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और इवन दो मार्च तक इसका समय है। तो सेब भी पर्णपाती फल पौधों की श्रेणी में आता है। इसके रोपण का टाइम दिसंबर से मार्च तक के मध्य का रहता है। जी, जैसे आपने बताया कि पौधे का जो समय है, जो आजकल जो समय है वो जो है पौधा रोपण का समय है। पौधा रोपण का समय ये आज के दिन में चल रहा है। जी, तो इस समय विशेष किन बातों का जो है विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए इस समय? सोनिका जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि अभी तक लोगों में भी थोड़ी मायूसी थी, क्योंकि मौसम की तरफ से भी कोई बारिश या बर्फ़ का कोई वो नहीं था। अब थोड़ी बर्फ़ और बारिश का मौसम आया है, तो इसलिए लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा है। परंतु हमें कुछ बातें बहुत समय पर रखनी याद है। जैसे मिट्टी की जांच आपकी अक्टूबर या नवंबर के महीने में हो जानी चाहिए। जी। और किसी तकनीकी अधिकारी से उसकी जानकारी भी ले लेनी चाहिए। रही सेब की बात, सेब जो है ठंडे इलाके में इसको उगाया जाता है। ये 4,500 फीट से लेकर इवन 4,000 फीट से लेकर 7,000 फुट तक की ऊंचाई तक इनको उगाते हैं। और बाकी जो इसकी जो ऊंचाई की जो वेरिएशन है, ये सेब की किस्म पर निर्भर करती है। तो इसलिए इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है मिट्टी की जांच करना, और उसके बाद है उस क्षेत्र को पूरी तरह फेंस करना जिस एरिया में आपने बगीचा लगाना है। उसके बाद है उसका लेआउट करना। लेआउट का मतलब है कि बगीचे को आपने किस डिज़ाइन से लगाना है। अगर आपकी भूमि समतल है तो आप इसको आयताकार या वर्गाकार विधि से लगा सकते हैं। अगर कुछ ढलानदार है आप तो इसमें त्रिकोण सिस्टम अपना सकते हैं, जिसमें 15 से 20% प्लांटेशन वर्गाकार और आयताकार विधि के बनिस्बत ज़्यादा होती है। और अगर इससे भी ज़्यादा ढलानदार है, ये बहुत ही, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 90 डिग्री पर। अक्सर जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पे जो है सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। हाँ, सीढ़ी नुमा खेत है। तो उस टाइम उसका जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए? हाँ, इसके लेआउट के लिए आपको इसमें कंटूर बनाना है, यानी पटड़ियाँ बनानी है, कम से कम 1 मीटर चौड़ी और लंबी। अब उस जगह की को देखते हुए कि आपके पास उसकी जगह की कितनी लंबाई है। तो जब आपने लेआउट कर दिया, वहाँ पर आप
खूंटियाँ गाड़ के रखेंगे। जी। उसके बाद आप वहाँ पर गड्ढा बनाएंगे। गड्ढे का साइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि गड्ढे के जो है साइज़ जो है वो बहुत जी। ही महत्वपूर्ण रहता है। जी। पर जैसे अब आपने साइज़ के बारे में बताया, जैसे हम उस गड्ढे में से जो मिट्टी बाहर निकालते हैं तो उस मिट्टी को दोबारा हम जब उसके अंदर डालते हैं, पौधा लगाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे पौधा जब हम लगाते हैं तो उस मिट्टी को कैसे, जैसे है उसकी कई सूखी मिट्टी होती है, नीचे से जो एरिया से आएगी वो गीली मिट्टी होगी। हाँ। तो वो मिट्टी को हम कैसे जो है उसको यूटिलाइज करें और पौधे को जो है ऐसा बनाएं कि वो जो है फले फूले। सोने की, आपने देखा होगा जब भी आप मिट्टी का खुदान करते हैं या जी। नेचुरली कहीं कटान हो जाता है या इरोजन हो जाता है तो ऊपर की जो तह की मिट्टी है थोड़े उपजाऊ दिखती है, जी। नीचे की कम उपजाऊ दिखती है, और जो नीचे की तह की मिट्टी है इसलिए वो इतनी उपजाऊ नहीं होती। जी। इसलिए आप गड्ढे बनाते वक्त ध्यान रखें कि आधे मीटर की गहराई की मिट्टी को एक तरफ रखें आप, और आधे मीटर की गहराई की मिट्टी को आप दूसरी तरफ रखें, और 10 या 15 दिन तक उस गड्ढे को खुला छोड़ दें। जी। जब आपने मिट्टी को वापस भरना है, इतना ध्यान रखें जो मिट्टी की ऊपरी सतह की मिट्टी थी उसमें 40-50 किलो गला सड़ा गोबर मिलाकर गड्ढे की निचली सतह में भर दें, और निचले सतह की मिट्टी जो दूसरी ओर आपने रखी है उसको गड्ढे की ऊपरी सतह में भरें, और गड्ढा यहाँ तक भरे कि गड्ढा आपका उभरा हुआ दिखाई दे। जो भी मिट्टी आपने वहाँ से बाहर निकाली है सारी की सारी मिट्टी उस पर इकट्ठा कर दे। जब आपने गड्ढा भरा है तो आपको वो मिट्टी उस तह से ऊपर दिखाई देगी, और मिट्टी कम से कम 9-10 इंच ऊपर रहनी चाहिए। जिस स्थान पर वो खूंटी गड्ढे खोदने से पहले लगी थी उसी जगह उस खूंटी को दोबारा से आप लगा के रखो जब तक आप उसमें पौधरोपण नहीं कर पाते। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण हमें बात बताई कि किस तरह से मिट्टी है, जो मिट्टी है उसको किस तरह से जो है प्रॉपर लेयर्स में लगाना है ताकि जो है हम जब पौधा रोपण कर रहे हैं तो वो अच्छा और उपजाऊ हो। मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हम अक्सर देखते हैं जो पेड़ है जो बहुत लेवल पे लगाए जाते हैं, तो सेब की जो प्लांटेशन की जाती है उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कितनी दूरी है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है सेब के पेड़ों के लिए। तो उन दूरी के बारे में थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों, किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि उन कितनी दूरी होनी चाहिए सेब के पौधों को जब हम प्लांटेशन करते हैं। सोनिका जी, सेब बहुत बड़ा विषय है। अगर आप दूरी की बात करें तो एक फैक्टर तो इसमें हमारा जो लेआउट है वो उसमें ध्यान में रखना होता है। दूसरा उसमें वैरायटी का ध्यान रखना होता है। तीसरा और सबसे मैं आपको एक मोटे तौर पर बताऊं कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, फल पौधे की किस्म और ज़मीन की ढलान की नज़ाकत को देखते हुए रखी जाती है। यानी अगर आपने सेब का बगीचा बीजू पौधों का लगाना है तो इसमें स्टैंडर्ड डिस्टेंस रखा जाएगा। अगर वही मूल वृत्त पर लगाना है तो आप उसमें कम दूरी रखेंगे। अगर आपने वो ढलानदार जगह में उस बगीचे को लगाना है तो दूरी को और भी कम किया जा सकता है, और इसी अनुसार आप अपने बगीचे को फलीभूत बना सकते हैं। जैसे आपने पेड़ों के बारे में बताया कि ये पेड़ लगाना चाहिए, और ये तो मैं वही आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हम पेड़ों की बात करें, जो पेड़ लगाना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें ये है कि वैरायटी कि कौन सी वैरायटी है, वो भी क्या ये टेम्परेचर देख के या क्लाइमेट देख के जो है उस से लगाई जाती है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। टेम्परेचर और जलवायु भी अहम रोल रखता है, परंतु सबसे ज़्यादा अहम आज के दिन में है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल वैरायटी कौन सी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी प्लांटेशन करनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले तो आपको किसी उद्यान विभाग के या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से जांच करवानी चाहिए। हो सके तो उनको मौके पर जगह को दिखाना चाहिए, और मिट्टी की जांच भी प्रयोगशाला में जा कर के करवानी चाहिए। उसके बाद ही आप अगला कदम उठा सकते हैं।
डॉक्टर जगदीश वर्मा जी, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि कई बार हम हमेशा ये कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, फसल उगाई, बट मुझे उसका फल नहीं मिला। वही बात है कि मिट्टी की जांच करवाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको मिट्टी का पता नहीं होगा तब तक जो है आप कितनी भी मेहनत करेंगे उसका फल हमें नहीं पता चलेगा। तो दूसरी बात मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने अब प्लांटेशन की बात कर ली कि कैसे कैसे ये लगाना चाहिए, अब प्लांटेशन की बात, अब पौधा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर की भी बात हो गई, पौधा हम कहाँ से खरीदें? जो पौधा है उसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो एक्सपर्ट है उनको तो पता है कि कौन सा पौधा बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर पौधा जो किसान है वो पौधा कहाँ से खरीदे और कौन जो उसको जो है उसका जो मूल्य है वो मूल्य के अकॉर्डिंगली उसको जो है पौधा जो मिले और जो अच्छी वेराइटी का हो। सोनिका जी, जो भी सेब की प्लांटेशन करना चाहता है वो समय पर ही उसकी प्लांट्स का अरेंजमेंट भी चाहता है। तो सबसे पहले तो प्राथमिकता दी जाती है जो हमारी बागवानी विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो फल पौधशाला है वहाँ से अपना रिजर्वेशन करवा करके पौधा ले सकते हैं। इसके अलावा उद्यान विभाग की अपनी विभागीय फल पौधशालाएं हैं, उनके पास भी आप अपनी डिमांड दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से किसान अपनी निजी क्षेत्र में फल पौधशाला उगा रहे हैं, परंतु जो पंजीकृत है बागवानी विभाग द्वारा जो पंजीकृत जिन नर्सरियों को किया है उनसे भी आप फल पौधे ले सकते हैं। और अगली बात मैं आपको ये बताऊं कि जो इसका सेब के पौधे हैं, अगर आपके अभी लगाने का समय नहीं है, अगर आप इसको एडवांस में लेकर भी रख लेंगे तब आप इसको 45 डिग्री के एंगल पर 50 या 100 पौधों की गट्ठी को टेढ़ा करके दबा सकते हैं। जब तक आपके गड्ढे नहीं बने या उपयुक्त उसमें नमी नहीं हुई या आपके कोई और इंतज़ाम नहीं हुए तब तक ये जो है आपने इनको खुले में नहीं रखना। और किसी जो इसमें साथ में अगर पैकिंग में टाट या कोई मॉस ग्रास आई है उसको भी निकाल दे और इनको टेढ़ा करके आप, टेढ़ा मैंने बता दिया 45 डिग्री के एंगल में आप इनको इनको आप ज़मीन से इंटैक्ट करके आप रख सकते हैं। जब आपने इतना ध्यान भी आपने ज़रूर रखना है कि पौधा जो है रोग रहित होना चाहिए और जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो सिफारिश है जो रिकमेंडेड वैरायटी का होना चाहिए और उसमें लगभग पेंसिल थिकनेस का पौधा आपने चुनना है। और उसकी जो कलम की गांठ है ना तो बिल्कुल ज़मीन के साथ से लगी हो, ना कि ऐसा हो कि कहीं 2 फुट के ऊपर कलम लगी है। लगभग 6-7 इंच के ऊपर जो पाइटी या जिसको सीडलिंग कहते हैं उसके ऊपर जब कलम की जाती है वो पौधा लगाने के लिए फ़ायदेमंद रहता है। उन्हीं पौधों को आप चुनें। पौधा रोग रहित होना चाहिए और रिकमेंडेड वैरायटी का होना चाहिए और पौधा मीडियम थिकनेस का होना चाहिए। जी, जैसे आपने सीडलिंग की बात की तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि सीडलिंग और रूट स्टॉक में क्या अंतर है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल समय पर आधारित बात पूछी है। सीडलिंग और रूट स्टॉक। जो सीडलिंग है, जो हमारा क्रैप एप्पल या दूसरा जो कश्मीरी बीज है उनको पहले रोपा जाता है, तब जब उसकी नर्सरी पौध तैयार हो जाती है उसमें हम मार्च के महीने में जो कलम करके पौधे को तैयार किया जाता है। और जो मूल वृत्त है वो मूल वृत्त को जो है एक पौधे से अर्थिंग अप करके एक पौधे से 10-10 पौधे भी तैयार किए जा सकते हैं। रही आप इसकी बात की अंतर इसमें क्या है? जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन आज के दिन में वो कर रहे हैं लोग, वो रूट स्टॉक के ऊपर कर रहे हैं। और अंतर इसमें इतना है कि रूट स्टॉक जो है इसमें वैरायटी ट्रू टू टाइप आएगी और अर्ली वेयरिंग है, अर्ली फ्रूटिंग है बनिस्बत सीडलिंग के। सीडलिंग में फल देरी से आएगा परंतु इसकी आयु लंबी, इसकी आयु 50 या 60 साल तक भी हो जाती है। तो जल्दी, आजकल जल्दी सबको लगी है तो इसलिए जल्दी अगर वैरायटी का वो देखना है तो रूट स्टॉक
रूट स्टॉक में ही बहुत सी इसमें श्रृंखला है जो भी आपको रिकमेंड करते हैं, उसी के अनुसार आप उसको ले सकते हैं और प्लांटेशन कर सकते हैं। परंतु रूट स्टॉक के लिए एक ध्यान जरूर रखना कि रूट स्टॉक के लिए इंश्योर्ड इरिगेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। बृहस्पति सीडलिंग का जो पौधा है वो किसी हद तक सूखे को सहन कर लेगा, परंतु रूट स्टॉक में फ्रीक्वेंट इरिगेशन आपकी होनी ज़रूरी है। इसके बाद ये है जब पौधा फ्रूटिंग में आता है तो इसके लिए स्टेकिंग का होना भी बड़ा ज़रूरी है। सहारे के लिए बाहर से दूसरी लकड़ी या किसी और सिस्टम, इसमें ट्रेलिस सिस्टम का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जबकि जो सीडलिंग वाला पौधा है वो फलों का भार खुद ही सहन कर लेता है। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि किस तरीके से जो है आजकल वैसे भी जो पानी है उसकी शॉर्टेज है, ऊपर से पानी जो है मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा है। तो आज मेरे किसान भाइयों को इसके बारे में पता चला होगा कि किस तरह से कम पानी वाला जो पौधा है हम कौन सा लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि फर्टिलाइज़र की भूमिका क्या है और कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोनिका जी, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। फर्टिलाइजर सेब के बगीचे को फलीभूत करने के लिए 16 किस्म के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको इनिशियल में तो मिट्टी की जांच से पता चल जाएगा, परंतु फिर भी अगर आपने बगीचा लगा दिया है, किसी वजह से उसमें फल नहीं आ रहा आपके, तो आप जुलाई और अगस्त के महीने में उसका पत्ती विश्लेषण करवा सकते हैं, जो उद्यान विभाग इसकी फ्री सेवा देता है। पत्ती विश्लेषण से आपको पता चलेगा कि कौन सा न्यूट्रेंट इसमें एडिक्वेट है, किसकी डेफिशिएंसी है, किसको कम करना है तो किसको ज़्यादा करना है। तो कई बार हम जो पोषक तत्व की कमी है उसको बीमारी समझ करके उसका इलाज करते रहते हैं। दूसरी बात ये, जैसे आपने फर्टिलाइज़र की बात की, खास करके मोटे तौर पर जो हमारे NPK है, जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट है, लोग दिसंबर के महीने में उसको डाल देते हैं क्योंकि वो 70-80 दिन घुलने में लेता है। MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश जनवरी एंड या फरवरी में डाला जाता है। और जो हमारी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब आपकी ज़मीन में नमी है तब आप इसकी रिकमेंडेड जो डोज है उसका 1/3 तब डाल सकते हैं। परंतु इतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जहाँ पर ये रासायनिक खादें काम करती है, अगर सूखे में आप इसको डालेंगे तो ये उल्टा नुकसान करेगी। तो ये है कि अगर आपके पास सिंचाई के प्रबंध है तो उसके साथ आप खादों को डालें, अदरवाइज अगर आप मौसम पर आधारित बागवानी कर रहे हैं तो आप बर्फ़ और बारिश को ज़रूर देख लें, अन्यथा इसका रासायनिक खादों का विपरीत असर भी रह जाता है। जी सर, अक्सर देखा गया है कि सेब के पौधों में जो है वो बीमारी लग जाती है जी, तो उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, पौधे को कैसे बचाया जा सकता है? सोनिका जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका कि पहले तो आप पौधा ही रोग रहित लें, उसके पश्चात जो मैं आपको प्लांटेशन का ढंग बताया, गड्ढे करने और भरने का ढंग, कि आपने गड्ढे को 9 इंच ऊपर क्यों रखना है। अगर आप गड्ढे भरते वक्त ज़मीन की लेवल में ही आप पौधा लगा देंगे, उसके बाद मिट्टी जो है बारिश के खिंचाव से नीचे बैठेगी, वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाएगी। जब वाटर लॉगिंग होगी तो आपका जड़ गलन लगने के अक्सर चांसेस रहते हैं और उसका रिजल्ट है कि पौधे की डेथ हो जाती है। दूसरी बात ये, जो हम खाद की बात कर रहे हैं, खास करके हमारी नाइट्रोजन जैसी खाद, किसान खाद या यूरिया खाद, अगर हम इसको सूखे के इसमें डालते हैं और नीचे पथरीली जगह है तो वो उसका बीमारी का रूप भी धारण कर लेती है। और इसमें प्रॉपर प्रूनिंग भी, हार्ड प्रूनिंग भी हमारी प्रॉपरली होनी चाहिए और इसमें सिंचाई का साधन भी होना चाहिए। और उसके बाद इसका जो हमारा बेसन प्रेपरेशन है, तौलिया जो है, कनोपी मैनेजमेंट भी इसका बहुत ज़रूरी है कि आप इसका तौलिया वहाँ तक करते रहे जितना पौधा ऊपर से फलाव ले रहा है। पौधा ऊपर फलाव तब लेगा जब नीचे जड़ों का भी फलाव होगा, जब उसका रूट सिस्टम मजबूत होगा तो पौधे का शूट सिस्टम भी मजबूत होगा। प्रॉपर उसमें सैनिटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होगा, प्रूनिंग होगी और प्रूनिंग से पहले उसका फ्रेमवर्क जब तैयार होगा तो
आप उसमें बीमारी के कम चांसेस देखेंगे। रहेंगे। सर, हमने जाना कि किस तरीके से मिट्टी की बात कर ली हमने, और हम बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं पौधे को, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी अंत में कि कैसे हम जो है जो किसान भाई जो हैं वो मतलब कड़ी मेहनत करके अपने सेब की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो है अपनी जो है गुणवत्ता को जो है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। कुछ बातें जो हैं जो हमने अभी तक हमारे उसमें नहीं आई, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ उसमें आप हमें हमारे किसान भाइयों को बताएं कि किस तरीके से वो अपने सेब की क्वालिटी को और जो है अपने जो पौधा रोपण कर रहे हैं, किन बातों का विशेष जो हमने अभी तक चर्चा नहीं की है, थोड़ा सा उस विषय में बताएं। सोनिका जी, बगीचे का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे प्रॉपर लेआउट, डिगिंग एंड फिलिंग ऑफ द पिट्स, प्रॉपर डिस्टेंसिंग और सिलेक्शन ऑफ प्लांट, प्रॉपर डिस्टेंस, फिर उसका फ्रेमवर्क तैयार हो और उसका कैनोपी मैनेजमेंट ठीक हो, प्रॉपर उसको पहले उसका फ्रेमवर्क जब आपने तैयार कर दिया तब आप उसकी रेगुलर प्रूनिंग करें। ऐसे ना हो कि इस साल तो टहनी बढ़ा दी, अगली बारी जो इस बारी का कट था उसके भी नीचे मार दिया। इसलिए मोटे तौर पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि लगभग फुट 1.5 फुट तक तो कोई नीचे से ब्रांच ना फूटे। एक ब्रांच अगर आती है लगभग 45 डिग्री के एंगल पर रहे, दूसरी उसके लगभग 1 फुट के बाद दूसरी दिशा में रहे। इस तरह 5-6 जब ब्रांचें आ गई तो उसके पौधे के सेंटर को मॉडिफाई किया जाता है ऊपर से, और जो लेटरल ग्रोथ आ रही है उसकी टोटल ग्रोथ का 1/4 या 1/3 आप रखते रहे, तभी जो इस बारी जिसमें आपने कट दिया है अगली बारी उसमें फॉर्मेशन होगी। अगर वेदर फेवरेबल रहता है, और सेब में एक बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है परागण। परागण की किस्में 25 से 33% लगाना बड़ा जरूरी है। या इसकी लाइन भी लगा सकते हैं आप, या हर पौधे में कलम भी लगा सकते हैं आप। और दूसरा जो हमारे परागण में जो सहायक है, जैसे मधुमक्खियाँ है या दूसरे जो कीट पतंगे हैं, उनको भी आप अवरोधक ना करें, तभी आपका बगीचा फलीभूत होगा। और अगर आपके फसल बम्पर लगती है तो आप इसकी थिनिंग करेंगे तो क्वालिटी और क्वांटिटी इसकी अच्छी होगी। हमें क्वालिटी से ज़्यादा तवज्जो उसमें क्वालिटी की तरफ देना चाहिए, ताकि हमारे को उसमें मार्केट में इसके अच्छा दाम और समय पर इसके हमें काम हो सके। डॉक्टर जगदीश वर्मा जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें बताया कि किस तरीके से जो है हम अपने पौधों का रोपण करते हैं और प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी देश की असली ताकत उस देश के किसान और जवान हैं, जो सही मायनों में देश की सेवा और रक्षा करते हैं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।